देखिए, अगर इस वीडियो में आपको हम रोबोट की तरह लगे तो ये समझ लीजिए कि आई हैव अ स्टिफ नेक। तो मेरी गर्दन घूम नहीं पा रही, बहुत अच्छे से तकलीफ हो रही है, इसलिए इस पूरे वीडियो में हम ना रोबोट मोड पे रहेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। म्यूचुअल फंड की एक कैटेगरी है जिसकी कई स्कीम्स ने पिछले एक साल में ना बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया हुआ है। आप इस चार्ट पे नज़र डालिए। मैंने जानबूझकर इस चार्ट में जो नाम है स्कीम का और उनके 3 और 5 साल के रिटर्न वो छुपाए हुए हैं, वो बाद में दिखाऊंगी। आप पहले इस चार्ट पे गौर से नज़र डालिए, रिटर्न देखिए एक साल का। मतलब ऐसा रिटर्न 56%, 48, 47, 44, 21, 20, 16, मतलब एकदम शानदार रिटर्न है, सुपर से ऊपर, देख कर मुंह में पानी आ जाए, है ना। तो आखिर ये कैटेगरी है कौन सी स्कीम्स है ये? इसमें निवेश क्या बाकी म्यूचुअल फंड की तरह करते हैं या फिर कुछ अलग तरीके से करते हैं? ये एक साल का रिटर्न इनका वाकई मतलब ये लगातार देते हैं रिटर्न ऐसा अच्छा, या फिर ये आज ये एक साल इनके लिए बड़ा अच्छा हो गया इसलिए रिटर्न दिख रहा है? ये सब आपको बताएंगे आज इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बी वेल्दी के नए वीडियो में। देखिए, हम सभी फेमिलियर हैं एक वर्ड से, डाइवर्सिफिकेशन। मतलब ये कि अलग अलग एसेट क्लास है, इक्विटी, डेट, कमोडिटी, रियल एस्टेट। तो हम लोग हमेशा ये सुनते आए हैं और मैं कहती हूँ कि बांटिए सब में निवेश अपना, क्योंकि एक गिरता है तो दूसरा शायद ऊपर जाएगा और वो संभालेगा। जैसे अभी इक्विटी में रिटर्न बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, तो सोने में देखिए ज़बरदस्त तेज़ी है। तो जिसके पोर्टफोलियो में दोनों हैं तो उसके पोर्टफोलियो में गिरावट कम दिखेगी उसकी तुलना में जिसके पास सिर्फ और सिर्फ इक्विटी का पोर्टफोलियो है। लेकिन हम निवेश जो कर रहे हैं इन सारे एसेट क्लास में वो भारतीय बाजार में कर रहे हैं, है ना। तो अगर आप भारतीय बाजार में अच्छी तरीके से डाइवर्सिफाई कर चुके हैं तो अब आप थोड़ा भौगोलिक डाइवर्सिफिकेशन यानी जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन के बारे में सोच सकते हैं म्यूचुअल फंड्स की इंटरनेशनल स्कीम्स के जरिए, यानी ऐसी स्कीम जो विदेशी बाजार के स्टॉक में पैसे लगाती है। तो चलिए पहले ये समझ लेते हैं कि इस तरह से डाइवर्सिफाई करने पर किस तरीके का फायदा मिल सकता है एक निवेशक को। पहला, कुछ ऐसी कंपनियां हैं जैसे अमेजॉन हो गई, माइक्रोसॉफ्ट है, फेसबुक है, एप्पल है, जिनके प्रोडक्ट और सर्विस हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन कंपनियों की ग्रोथ स्टोरी का हम हिस्सा नहीं बन पाते। हमारे यहाँ लिस्टेड नहीं है तो हम इसमें खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं। तो जब आप इंटरनेशनल स्कीम्स में निवेश करते हैं तो आपको इन कंपनियों में एक्सपोजर मिलता है और उनकी ग्रोथ का फ़ायदा आपके पोर्टफोलियो में देखने को मिल सकता है। दूसरी चीज़, मान लीजिए कि आपने किसी यूएस ओरिएंटेड इंटरनेशनल स्कीम में निवेश किया है। तो आप तो निवेश कर रहे हैं इंडियन करेंसी में, रुपए में, लेकिन फंड मैनेजर जब खरीद बिक्री करता है तो वो डॉलर में करता है। तो आपको यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सा एडवांटेज मिलता है डॉलर के अप्रिसिएशन का, उसकी मजबूती का। पिछले 10 साल में, जरा इस चार्ट नज़र डालिए, पिछले 10 साल में डॉलर का जो रेट है वो 47 से बढ़ के 74, अभी उसके ऊपर चल रहा है, 74 तक पहुंचा हुआ है। कैलकुलेट करेंगे तो ऑन एन एवरेज करीब 4.7% की मजबूती हर साल डॉलर में देखने को मिली है। तो मान लीजिए कि आपने निवेश किया किसी इंटरनेशनल फंड में यूएस ओरिएंटेड और वहाँ पोर्टफोलियो का रिटर्न 10% रहा है, डॉलर ने अलग से आपको 4% की मजबूती दिखाई है, तो आपका जो कुल रिटर्न है वो अपने आप बढ़ के 14% हो जाएगा। अब इसका एक फ्लिप साइड भी है, वो रिस्क जब समझाएंगे तो उस वक्त बताऊंगी आपको। तीसरी चीज़ देख लीजिए, डाइवर्सिफिकेशन का फ़ायदा। सेंसेक्स का रिटर्न पिछले एक साल का -5.15%, निफ्टी का -6.42%। इंटरनेशनल स्कीम्स का रिटर्न आपने देखा पिछले एक साल का क्या है। तो थोड़ा सा एक्सपोजर अगर यहाँ पर होता है या होगा या किसी का होता तो वो अगर जो गिरावट दिख रही है पोर्टफोलियो में वो उतनी ज़्यादा शायद नहीं दिखती, वो कवर हो जाता या बैलेंस हो जाता, कम दिखता। अब सवाल ये आता है कि भाई किस इंटरनेशनल स्कीम में हमें निवेश करना चाहिए। तो देखिए, मैं वो लिस्ट फिर से दिखा रही हूँ आपको जो मैंने पहले दिखाई थी। अब इस नाम पे ज़रा नज़र डालिए आपको समझ में आएगा कि कुछ फंड जो है वो यूएस मार्केट पे फोकस कर रहे हैं, जैसे मोतीलाल ओसवाल का जो नैस्डैक फंड है, या फ्रैंकलिन फीडर फंड है, आईसीआईसीआई प्रू यूएस ब्लू चिप है। कुछ फंड जो है वो चाइना के ऊपर, जैसे एडलवाइज। एबीएसएल का जो फंड है वो फोकस कर रहा है इमर्जिंग इकॉनमी पे।
तो जो अभी इंडिया में हमारे यहाँ जो फंड हाउसेज हैं वो करीब 32 तरह के इंटरनेशनल स्कीम्स ऑफर कर रही हैं आपको, अलग अलग, कुछ यूरोपियन मार्केट, कुछ यूएस मार्केट, कुछ कमोडिटी बेस्ड, थीम बेस्ड, कुछ एशियन मार्केट। तो आपको एक निवेशक के तौर पे क्या देखना है? हम ऑलरेडी निवेश कर रहे हैं इंडियन मार्केट में, बेसिक तो हमारा वही है, यहाँ की इक्विटी, यहाँ के डेट। हमारी इकॉनमी कैसी है? इमर्जिंग इकॉनमी। तो अब जब मैं ज्योग्राफी के हिसाब से डाइवर्सिफाई करूंगी तो मुझे देखना है कि ऐसी अर्थव्यवस्था हो जो मजबूत हो, इतनी बड़ी हो, जो ग्लोबल मार्केट में एक बड़ा रोल प्ले करती हो। तो उस हिसाब से अगर मैं अपने इमर्जिंग इकॉनमी को यूएस की इकॉनमी के साथ जोड़ूंगी तो मेरे पोर्टफोलियो में एक अच्छा बैलेंस क्रिएट हो सकता है, वो कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा पोर्टफोलियो के लिए। यूएस का जो इकॉनमी है, जो मार्केट है, एक तो साइज में बड़ा है, ट्रांसपेरेंसी है, लिक्विडिटी है, काफ़ी सालों से इवॉल्व्ड मार्केट है, तो एक वो अच्छी बात है। दूसरी बात ये कि डॉलर के अप्रिसिएशन का फ़ायदा एक निवेशक के तौर पे मुझे मिल सकता है। तो अब ये क्लियर हो गया कि जब अगर मुझे ज्योग्राफी के हिसाब से डाइवर्सिफाई करना है तो मैं यूएस ओरिएंटेड स्कीम्स को देखूंगी। 4-5-6 नाम है आपको मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। सभी अच्छे फंड है परफॉर्मेंस वाइज। एयूएम भी ठीक है, 500 से ऊपर 4 का एयूएम है। इसमें मेरी पसंद अगर आप पूछेंगे तो मोतीलाल ओसवाल का जो नैस्डैक फंड है, इंडेक्स फंड की तरह काम करता है, पैसिव फंड है, वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप पहली दफ़ा जा रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में एक इंटरनेशनल एक्सपोजर लेने के लिहाज से। तो अगर आप किसी यूएस ओरिएंटेड इंटरनेशनल स्कीम में निवेश करने की सोचते हैं तो आपके पूरे पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा वहाँ पर होना चाहिए निवेश के तौर पे? मुझे लगता है नॉट मोर देन 10 to 15%। हमारे ग्रोथ के स्कोप या चांसेस ज़्यादा है यूएस की तुलना में। यूएस एक स्ट्रॉन्ग मार्केट है लेकिन साथ ही वो एक सैचुरेटेड मार्केट है, तो वहाँ ग्रोथ होगी लेकिन लिमिटेड होगी। हम जो हमारी इकॉनमी है वो एक इमर्जिंग इकॉनमी है, तो मुझे लगता है कि यहाँ के बाज़ार की जो तेज़ी है वो ज़्यादा तेज़ रफ्तार से हो सकती है। एक अहम सवाल यहाँ पर, या एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि क्योंकि आप जब निवेश करते हैं तो किसी लक्ष्य को ध्यान में रख के करते हैं, तो किस तरह के लक्ष्य को आप इस तरह के निवेश से, इंटरनेशनल स्कीम्स में जो निवेश कर रहे हैं उससे जोड़ सकते हैं। तो वैसा कोई भी लक्ष्य लंबे वक्त का जिसमें आपको आगे चल के फॉरेन करेंसी का इन्वॉल्वमेंट हो, जैसे कि बच्चों को बहुत लोग बाहर पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं, कुछ लोग अपना ऐसा लक्ष्य बनाते हैं कि हम कई सालों के बाद, कुछ सालों के बाद विदेश घूमने जाएंगे, फॉरेन टूर पे जाएंगे। तो उस तरह के लक्ष्य को आप यहाँ पर लिंक कर सकते हैं इस निवेश के साथ। रिस्क यहाँ पर क्या है, गौर से सुन लीजिए, क्योंकि रिस्क है यहाँ पर। जो फायदा है, हमने कहा था कि डॉलर का जो अप्रिसिएशन है उसका फायदा आपके रिटर्न में दिखता है, वो आपका रिस्क भी है। अगर डॉलर में डिप्रिसिएशन होता है तो आपका फंड अगर 10% के हिसाब से ग्रो कर रहा है, डॉलर ने अगर उसमें डिप्रिशिएट किया 2 या 4 या 5%, तो आपका रिटर्न पे रिफ्लेक्ट होगा। तो एक ये करेंसी फ्लक्चुएशन का रिस्क हमेशा वहाँ पे देखने को मिलेगा। दूसरा रिस्क है भाई, देखिए दूसरी इकॉनमी है, वहाँ का इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन क्या होता है, वहाँ पे क्या चेंजेस होते हैं, उसका इम्पैक्ट वहाँ के मार्केट पे पड़ेगा और जो आपके रिटर्न पे, फंड के रिटर्न पे रिफ्लेक्ट होगा। तो एक वो भी एक इकोनॉमिक पॉलिटिकल रिस्क जो कहते हैं वो भी इस तरह के निवेश में जुड़ा हुआ होता है। ये बात आपको ख्याल में रखना चाहिए। टैक्सेशन का ख्याल रखिएगा, जब आप इंटरनेशनल स्कीम में निवेश करते हैं ना, तो टैक्सेशन जो होता है वो डेट की तरह लगता है। 3 साल के पहले शॉर्ट टर्म, 3 साल के बाद लॉन्ग टर्म। तो जो शॉर्ट टर्म में जो होता है डेट में कि कमाई आपके इनकम में जुड़ेगी और फिर वो टैक्स स्लैब के हिसाब से, और 3 साल के बाद लॉन्ग टर्म में 20% विथ इंडेक्सेशन। तो आप निवेश भले ही इंटरनेशनल इक्विटी में कर रहे हैं लेकिन टैक्सेशन जो लग रहा है वो आपको डेट वाला लग रहा है, इसका ख्याल रखिएगा। कुछ ऐसे निवेशक हो सकते हैं जिनको अभी इंटरनेशनल स्कीम में निवेश करने का मन ना हो लेकिन वो फिर भी इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहते हैं, तो उनके लिए 2-3 फंड हैं, जैसे कि पराग पारिक का लॉन्ग टर्म इक्विटी है, एक्सिस का ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है, कोटक पायनियर है, जो 65% तक लगा रहे हैं इंडियन इक्विटी में और बाकी जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में, तो वो इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहाँ पे टैक्सेशन इक्विटी वाला रहेगा, इस बात को आप ख्याल में रखिएगा। तो ये था एक मोटा मोटी आइडिया इंटरनेशनल स्कीम का। मेरी सलाह, अगर आप ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन की बात सोच रहे हैं तो यूएस मार्केट का रुख करना आपके लिए बेहतर होगा और वहाँ पर भी आप सेक्टर्स या थीम के चक्कर में ना पड़े। इंडेक्स बेस्ड जो यूएस
फोकस्ड फंड है, आप उसको देख सकते हैं। तो लेकिन सबसे पहले ज़रूरी चीज़ ये है कि जब भी आप सोचें बाहर के मार्केट में एक्सपोजर लेना, निवेश करना, उसके पहले अपने बाज़ार, अपने मार्केट, इंडियन मार्केट में जितने सारे एसेट क्लास हैं उसको अच्छे से देख के एक सॉलिड पोर्टफोलियो बनाइए और उसके बाद विदेशी उड़ान भरने की सोचिए। और जो उस उड़ान के लिए जानकारी थी वो मैंने आपको उस वीडियो में दे दी। कैसी लगी ये जानकारी आप मुझे फीडबैक दीजिए नीचे कमेंट में। कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप ज़रूर लिखिए, कोशिश करूँगी मैं जवाब देने की। इसके अलावा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। या अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही इस वीडियो में। होपफुली अगले वीडियो तक ही ये नेक पेन ठीक हो जाएगा तो मैं रोबोट की तरह ना दिखूं। याद रखिए आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफ़र पे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।